वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट को, जिसको इवन आप लोगों ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ों को ना आपको बहुत प्रॉपरली समझना होता है क्योंकि ये हमारा बेस है। लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको पता है, लेकिन जब भी हम मास के बारे में बात करते हैं या फिर हम कह लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये सारे टर्म्स जो है ना, एक्चुअल मास क्या होता है, ये सभी वर्ड्स में आपको बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। सो आज का जो मेरा क्लास होगा वो हम डेडिकेट करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ हेडिंग, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे इनको आज वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल नहीं सिखाऊंगा। एटम सिंपल से आपको पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का या फिर कह सकते हैं किसी मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर में सभी के अपने अपने एटम्स होते हैं। लाइक हाइड्रोजन के अपने अलग एटम होंगे, कार्बन के अपने अलग एटम होंगे, ऑक्सीजन के अपने अलग होंगे, फ्लोरीन के अपने अलग होंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, एटम के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें इतना बात पता होना चाहिए कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो हम क्या फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल्स का। जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब मॉलिक्यूल जैसे क्या हो सकता है, N2, ठीक है, H2, CO2, ठीक है, उसी तरीके से NH3, ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन हुए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन के मतलब एक मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम कंबाइन करके यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सो ये एटम और मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो जब हम, आप नॉर्मल सोच के देखो कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हो, मैंने बोला कि उस कमरे के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, उस कमरे में कार्बन अलग भरा हुआ है, ऑक्सीजन अलग भरा हुआ है, मतलब ये 2 पार्टिकल अलग अलग भरे हैं, या फिर CO2 बहुत सारा भरा हुआ है। मतलब उस कमरे में बहुत सारा छोटा छोटा CO2 भरा होगा, या बहुत सारे कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स भरे होंगे। मैंने बोला आपके कमरे में CO2 भरा हुआ है। अब जस्ट सोचो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ CO2 भरा है, इट मीन्स वहाँ बहुत सारे CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉट कार्बन के अलग और ऑक्सीजन के अलग। ठीक है, तो मीन्स ये समझना है कि मॉलिक्यूल भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब बताओ, मैं आपको बोलूँ उस कमरे में से आप एक CO2 उठाओ, ठीक है, और इसका मुझे आप मास बताओ, या फिर मैंने बोला कि एक आप सोडियम उठाओ और आप उसका मुझे एक मास बताओ। ठीक है, तो आप कार्बन का मास जोड़ने जाओगे 12, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन का होता है 16, यानी हमने जोड़ा तो 12 प्लस 32 दैट इज़ इक्वल टू 44। ठीक है, अब बात आता है सर यहाँ पे 44 ग्राम बोल दे क्या। वैसे ही सोडियम में आप सोचोगे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने तो मास के लिए क्या यूनिट पढ़ रखा है, ग्राम, सबसे छोटा यूनिट तो यही पड़ा हुआ है। लेकिन गड़बड़ है यहाँ पे, आप खुद सोच के देखो, क्या एक CO2 का उतना छोटा सा मॉलिक्यूल जो कि दिख नहीं रहा है, क्या वो लगभग 50 ग्राम हो सकता है क्या। 44 है एक्चुअल, लेकिन लगभग क्या है, 50 ग्राम के अराउंड है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 50 ग्राम्स? नहीं पॉसिबल है ना, बिकॉज एटम और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। सो उनका इतना मास होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब कन्फ्यूज़न को या फिर इन्हीं सब चीज़ों को डील करने के लिए हम लोगों ने एक नया यूनिट ही बना दिया। जब भी हम एटम्स का मास निकालेंगे, जब भी हम मॉलिक्यूल्स का मास निकालेंगे, या फिर जब भी हम आयंस का मास निकालेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स ऐसे और भी चीज़ों के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जैसे हैं बहुत छोटे हैं, इनका मास हम ग्राम में नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए एक छोटा यूनिट बना दिया गया। उस छोटा यूनिट को बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलना है इसको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? अब बात समझना है कि एक AMU मतलब क्या। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ों को आप समझो। पहले इसको डिफाइन करने के लिए, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया, मतलब किसको स्टैंडर्ड, कौन सा एलिमेंट को स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड बनाया कार्बन को। ठीक है, अब कार्बन में भी कौन सा, कार्बन 12। अब कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ, कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो हमने किसको रेफरेंस में लिया, कार्बन 12, क्योंकि नेचर में लगभग ये 99% प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपको 100 एटम मिलेगा कार्बन का तो उसमें से 99 एटम लगभग आपको चांसेस हैं कार्बन 12 भी मिलने वाला है। अब कार्बन को ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है, समझो। कार्बन जो है उसको ही स्टैंडर्ड बनाने का रीज़न क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कार्बन को स्टैंडर्ड बनाने का रीज़न क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, पहला सबसे ईजिली अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल। ठीक है, दूसरा क्या है,
ये बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो वेरी रिएक्टिव नहीं है कि हर चीज़ ऐसा मतलब हर के साथ में कंपाउंड बना है। ये इनर्ट भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि अनरिएक्टिव है, इनर्ट भी नहीं है, ठीक है। इसको अपने आइसोटोप से ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। ईजिली मतलब अगर हमें एटम निकालना हो इसका तो बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। ईजिली सेपरेबल फ्रॉम आइसोटोप्स, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हमने इसका 1/12 यानी 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम लिया तो हमने वो देखा कि वो बनाता था वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, जो कि सबसे क्या है, लाइटेस्ट है। समझना बात को। तो ये बहुत सारा रीज़न है जिसके वजह से हम लोगों ने कार्बन को क्या किया, स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। अब देखो अब कहानी क्या है, अभी हमें सीखना है स्टैंडर्ड तो चलो सर समझ गए, कार्बन को बनाना है। अब बात बताओ, हम लोगों ने इतना बात किया, अब बताओ कि एएमयू क्या है सर। एएमयू का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला था, एटॉमिक मास यूनिट। सो एएमयू इज़ एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके लिए बनाया गया, छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया। आज के दिन में इसी एएमयू को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड मास, जिसको सिंपली हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, यू। इट इज़ यू, ठीक है, इट इज़ यू। मतलब एएमयू बोलो या फिर यू बोलो, दैट इज़ सेम बात। अब 1 एएमयू को कैसे डिफाइन किया गया, 1 एएमयू जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/12, समझना है इस चीज़ को, 1/12 मास ऑफ 1/12 हिस्सा लेना है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। मतलब 1/12वां हिस्सा ऑफ एक कार्बन एटम। और कौन सा कार्बन, हमने पहले ही बोला कार्बन 12 लिया हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं, आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कैसे पता लगा। वेट ऑफ 1 कार्बन एटम हमें ऑलरेडी पता है, वो कितना होता है, 1.9926, ठीक है। और भी नंबर है, उससे मतलब नहीं है हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने से। 10⁻⁻23 ग्राम, मतलब एक कार्बन एटम ग्राम में देखोगे तो इतना कम मास का होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ले लिया। ये जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें एक नंबर मिलता है, दैट इज़ 1.6605, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24। यूनिट क्या चल रहा था, ग्राम, तो ये भी यूनिट क्या मिला, ग्राम। तो अल्टीमेटली इसको राउंड ऑफ कर दोगे आप तो ये क्या मिलेगा, चलो राउंड ऑफ भी मत करो, या फिर मैं सीधा सीधी बोलूँ कि अपने को याद रखना जो वैल्यू है कैलकुलेशन के लिए, 1 AMU कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब बोलोगे सर आपने राउंड ऑफ करके गलत कर दिया है। देखो अगर आपको 1.66 यूज़ करना है कर लो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क ऐसे भी नहीं पड़ने वाला है। तो पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि हम लोगों ने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया AMU और ग्राम के बीच में। क्लियर। अब सर हम कैसे चीज़ों को आंसर करेंगे, ठीक है। अब देखो इट इज़ वेरी इजी। अब क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चंस देखो, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। सिंपल सा बात है, आपको क्या बोलना है जो आप लोगों ने बचपन से याद किया हुआ है, दैट इज़ 1, ठीक है। बस आप यूनिट ग्राम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 1 AMU। उसी तरीके से पूछा जाएगा मास ऑफ 1 हीलियम एटम, ठीक है, आप कितना बोलते हो, 4 AMU, ठीक है। उसी तरीके से मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना बोलोगे आप, दैट इज़ 23 AMU। मतलब आपने जो नंबर याद किया है ना उसके आगे अब आपको ग्राम नहीं यूज़ करना है, अब आपको यूज़ करना है AMU, ठीक है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे पूछे कि नहीं भाई मेरे को एक सोडियम एटम का मास बताओ लेकिन AMU में नहीं ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। मतलब देखो क्या करोगे, देखो तो मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू कितना हुआ,
23 AMU। ठीक है, तो क्या मैं इस 23 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जो भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो भी आंसर है हो गया मास इन ग्राम। तो हमें सिंपल सा क्या है, जो हम लोगों ने याद कर रखा है दैट इज़ उसको ही हमें बोलना है, बस यूनिट वहाँ पे ग्राम नहीं लगाना है, उसको हम यूनिट लगाएंगे AMU, जो कि एक नया यूनिट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। आई होप बच्चों आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया, आपको छोटा सा मैंने पोर्शन पढ़ाया आपको कि व्हाट इज़ AMU, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ चीज़ों की तरफ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। मैं आपको आज जो इस लेक्चर का जो थंबनेल होगा मैं उसी पे बनाने वाला हूँ। दैट इज़ हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास क्या है, आप नाम से ही समझ में आएगा, मास ऑफ एटम। ठीक है, अब बताओ एटॉमिक मास, जब मास ऑफ एटम होता है तो हमें बोलना चाहिए क्या इसको, ग्राम में। एटम का मास कभी ग्राम में होगा, नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो, ऐसे बोलने में तो मास ऑफ एटम एटॉमिक मास होता है, सही है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, प्रॉपर्ली आपको लिखना है कॉपी में, नोट्स आप बनाओगे, मैं लिख देता हूँ। देखो एटॉमिक मास मैं समझाऊंगा अभी। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज the number which represents that how many times mass of one atom of an element is heavier than mass of, sorry, than 1/12 mass of कार्बन 12 एटम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, समझना। ठीक है, ये जो सर्कल है इसका मैं करूँगा कितना हिस्सा, 12वां हिस्सा। मतलब ये समझो, ये सर्कल क्या है, एक कार्बन का एटम है। ठीक है, इस कार्बन के एटम को मैंने कितने पार्ट में बांट दिया, 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। ठीक है, अभी जो 12 पार्ट है ना, इसमें से मैं एक पार्ट उठा रहा हूँ, ये, इसको ही क्या बोला गया है, 1 AMU। समझे आप बात को, 1 AMU क्या है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ से समझा दिया। देखो 1 AMU मैंने यहाँ पे किया, अभी मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 AMU। अब मैं यहाँ पे क्यों इस चीज़ को वर्ड में यूज़ को ले रहा हूँ, मतलब 1 AMU आपको दोबारा क्यों समझाया, क्योंकि देखो जब भी हम किसी चीज़ का एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑब्वियस एटम का ही डिफाइन करोगे तो मतलब एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एटम। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, एटॉमिक मास बेसिकली एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जिस भी आप एलिमेंट का एटॉमिक मास आप निकाल रहे हो, ठीक है, उसका एक एटम 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के, मतलब एक कार्बन एटम का जो 12वां हिस्सा है उससे कितना ज़्यादा भारी है। ठीक है, मतलब सर, मतलब ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम मैंने बोला ना, इसी को तो 1 AMU बोला गया है। ठीक है, तो इससे यानी 1 AMU से, यानी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से किसी एलिमेंट का कोई एटम कितना भारी है, दैट इज़ कॉल्ड 1 AMU। ठीक है, अब आप समझो, जैसे मैंने बोला एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU। ठीक है, उस तरीके से एटॉमिक मास, या एटॉमिक नहीं लिख के मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU। उस तरीके से मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU। ठीक है, 23 AMU। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में, क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो
कि एक सोडियम का जो एटम है वो 23 एम का है और एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो 1 एम का है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 times heavier than 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब सोडियम का एक एटम जो है वो 23 गुना भारी है हाइड्रोजन के एक एटम से, और हाइड्रोजन का एक एटम किसके बराबर होता है 1 AMU। तो मिला जुला के मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोडियम का जो एक एटम है वो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से यानी 1 AMU से 23 गुना भारी है। तो इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जब भी आपको एटॉमिक मास बोले आप सीधा सीधी आप समझोगे कि आपको आंसर जो है हमेशा एमयू के टर्म में रखना है। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, कि बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ करेंगे, जो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं ना वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, एक रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिव टर्म के लिए हम जब भी रिलेटिव मतलब ऊपर भी सेम चीज़ और नीचे भी सेम चीज़ यूनिट वाइज, तो यूनिट हो जाता है कैंसिल। देखो अभी मैंने जब बोला कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज़ 23 टाइम्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे AMU भी नहीं बोला, ग्राम भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं इसको रिलेट करके बोल रहा हूँ कि एक AMU से 23 गुना भारी है। तो ध्यान रखना है एटॉमिक मास का ना, जल्दी एटॉमिक मास जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। आई होप आपको जो टॉपिक समझाया मैंने एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी से एक रिलेटेड टर्म है दैट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, GAM। ग्राम एटॉमिक मास इट इज़ वेरी सिंपल टर्म। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में बोलने लग जाएं, ठीक है, व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स। तो अभी बोलोगे सर ये गलती नहीं हो गया, ग्राम में क्यों डिफाइन करेंगे सर एटॉमिक मास को? नहीं, गलत नहीं हुआ है। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है, तो आंसर 23U नहीं बोलोगे, इट इज़ 23 ग्राम। बोलोगे सर ये कन्फ्यूज़न हो रहा, नहीं, कभी AMU बोलते हो कभी G बोलते हो, नहीं, एकदम क्लियर रखना है। जब भी ग्राम एटॉमिक मास के लिए हम बात करेंगे तो ये कभी एक एटम एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया ना ग्राम एटॉमिक मास, इट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया? मतलब जब भी मोल का कैलकुलेशन होगा तो हम ग्राम एटॉमिक मास रखेंगे, जब भी एटम का कैलकुलेशन होगा मतलब एक एटम दो एटम तो हम AMU यूज़ करेंगे। एटम लेवल पे AMU, और जहाँ पे मोल लेवल पे बात होगा 1 मोल कार्बन है 2 मोल कार्बन है 2 मोल सोडियम है मोल लेवल पे, तो हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जिसका यूनिट क्या होता है ग्राम। समझ में आया? मतलब ये जो आपने लिखा है ना ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, इट मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम हैज़ मास 23 ग्राम्स। समझ में आया? मतलब ये एक सोडियम एटम का मास 23 ग्राम नहीं होगा, ये एक सोडियम एटम का मास कितना होगा 23 ग्राम होगा। समझ में आया? तो देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम्स इज इक्वल टू 23 ग्राम। क्लियर? अब देखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। तो 6.022 10 की 23 एटम्स का मास 23 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना पूरा तो आपका आंसर पता है कितना आएगा 23 AMU। अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लो,
ठीक है, मैं आपके सामने अगर चाहूँ तो कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो 23 mu है ना, मैं इसको कैलकुलेट आपके सामने कर देता हूँ। देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो हम क्या करने वाले हैं, 23 mu ना, ठीक है। तो देखो 23 इंटू कितना होता है 1 mu का वैल्यू 1.67, तो हो गया 1.67, कितना आया आंसर 38.41। तो देखो 38.41 ये आ गया अपने पास में 38.41 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 3.841 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ये एक सोडियम एटम का मास होगा, ठीक है। अब आपको मैं कैलकुलेट भी करवा देता हूँ, मतलब ये 30 mu मैंने बोला था ना आंसर आएगा आपका, जो कि इतना आना चाहिए। अब इसको ही डिवाइड करके देख लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, मतलब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ और देखना यही आंसर आएगा। चलो 23 डिवाइडेड बाई 6.022 है ना, देखो 23 डिवाइडेड बाई 6.022 दैट इज़ 3.819, 3.819 दैट इज़ इक्वल टू, इसको हमने कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 3.819 इंटू 10 की पावर, नीचे 23 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा -23 ग्राम। तो देख लो 3.8, यहाँ पे 3.8, समझ में आ रहा है। तो बहुत आंसर का वैसे डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर एमयू की वैल्यू हम देखते हैं तो आगे भी नंबर्स होते हैं ना जिनको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो इतना आपका अप्रॉक्स आंसर चलेगा। तो ये देखो दो तरीके से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट किया आपने, एक बार वापस से बता दो। तो आप एक तो वीडियो को आप पॉज करके वापस से देख सकते हो, नहीं तो देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इनटू Na, यानी एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा क्या, ठीक है। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1 AMU, ठीक है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1 ग्राम। समझ में आया। तो देखो जब भी आप एक AMU को सोडियम कह रहा हूँ, आप जब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दैट कन्वर्ट्स इनटू 1 ग्राम, मतलब जैसे सोडियम का एक एटम का मास कितना 23 AMU, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एक मोल सोडियम एटम से अगर लेंगे तो उसका मास कितना आएगा, जस्ट मतलब Na से आप मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाएगा 23 ग्राम। अब चाहो तो इसको एज एन प्रैक्टिस इसको आप करके देख लेना, 23 AMU इंटू Na करोगे, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार लास्ट बार करके दिखा देता हूँ। 23 इंटू 1 AMU 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है 1 AMU की वैल्यू, बोलो बोलो -23 -24, जल्दी बोलो, -24 होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट बार करेंगे और देखते हैं 23 इंटू 1.67 और इंटू 6.022, ठीक है। देखो देखो 23 इंटू 1.67 इंटू 6.022 कितना आया 231.30, 231.30 कितना आया 231.30 इंटू 10 की पावर -24, और ये कितना हो गया 10 की पावर -1, यानी आंसर करोगे तो कितना आएगा 23.13, दैट इज़ इक्वल टू, हम लोग बोला कितना बोलते हैं, सॉरी, दैट इज़ इक्वल टू 23 ग्राम्स। तो देख लो आंसर आ रहा है ना 23। तो यही चीज़ है, आपको क्या याद रखना है 1 AMU इंटू एवोगैड्रोस नंबर जो आता है 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन कभी आता है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो आप समझ जाना 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बोला मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम पूछा है, ठीक है। अब बोलो कैसे, हमने 1 ग्राम किसके लिए डिफाइन किया, 1 ग्राम में कब कन्वर्जन होता है, जब हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर, यानी मोल में जाना हो तब ग्राम जाना पड़ता है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 23 ग्राम्स, ठीक है। उसी तरीके से 1 ग्राम एटम ऑफ, लेट्स सपोज इस बार आप ले लो एलिमेंट चेंज कर देते हैं कैल्शियम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कितना हो जाएगा 40 ग्राम्स। आई होप आपको जो मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है समझ में आया होगा, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब
एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, 1 मोल मतलब 1 ग्राम एटम। ये कंक्लूजन निकलता है इस टॉपिक से। आई होप आपको ये जो चीज़ मैंने बताया है समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दैट इज़ नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने एटम का मास पढ़ा तो एटॉमिक मास हुआ, उसी तरीके से नेक्स्ट है दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? जैसे एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, वैसे एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के लिए भी आपका यूनिट क्या चलेगा? एएमयू। मैंने बताया था ना, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए हमारा यूनिट क्या चलता है? एएमयू। तो इसका भी आंसर किस में जाएगा? एएमयू। जैसे मॉलिक्यूलर मास, या फिर कह सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना होगा जी? तो ये हो जाएगा सर 44 AMU। काउंट कर लो, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32। ठीक है, उस तरीके से मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 2 और 16 कितना? 18 AMU। ठीक है, अल्टीमेटली आप सीधा सीधा मास देखो और उसको AMU में लिख दो। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, चलो, ये मॉलिक्यूलर मास एकदम सिमिलर है AMU से। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हम यही बात बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का 1 AMU से कितना भारी है, यही होता है मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर जैसे आपने बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज़ 18, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ 18 टाइम्स हैवियर दैन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज़ 1 AMU। मतलब 1 AMU से 18 गुना भारी है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर मास है, उसी तरीके से हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलना है? GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये किसके लिए डिफाइन होगा सर? ये भी अगेन 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब जैसे वहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास दैट वाज यूज्ड फॉर 1 मोल एटम्स, उस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे यूनिट क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू 18 ग्राम्स। अब AMU नहीं बोलना है, क्योंकि AMU इज़ ओनली फॉर मॉलिक्यूलर मास और AMU इज़ ओनली फॉर एटॉमिक मास। जब भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आए या फिर ग्राम एटॉमिक मास है, आपको यूनिट हमेशा ग्राम रखना है। और जब भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बोला जाए, वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? 1 मोल के लिए। तो सिमिलरली जैसे आपको याद करवाया मैंने, 1 मोल इज इक्वल टू क्या याद करवाया था? 1 ग्राम एटम इज पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल बोलना है, एटम के लिए एटम बोलना है। तो 1 मोल मतलब क्या होता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। आई होप ये चीज़ को आप समझ पाए होगे। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक टर्म्स सिखा दिए हैं। एक दो चीज़ें और हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि मास वाला कॉन्सेप्ट एक जगह ख़त्म हो जाए। कई बार ना क्वेश्चन से पूछा जाता है व्हाट इज़ द एक्चुअल मास। ठीक है, तो एक्चुअल मास का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल मास इज़ मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। मतलब किसी एक एटम का या फिर किसी एक मॉलिक्यूल का आप जो मास है, अगर आप उसको किस में बोल दोगे? ग्राम में, तो उसका एक्चुअल मास हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं एटम लेवल बात कर रहा हूँ, तो आप बोल दोगे 1 AMU। तो देखो ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 AMU होगा एक एटम का मास, लेकिन मुझे आंसर किस में रखना है? ग्राम में। बस इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 AMU मीन्स क्या? 1 AMU मीन्स हो गया 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। सो अभी आपने बोला ना, ये वाला आंसर ये करेक्ट हो गया। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट या फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एक्चुअल मास ऑफ दैट एलिमेंट या फिर एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो आते हैं एकदम लास्ट टॉपिक पे। मास का जो एकदम लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे आम। देख लो,
ऐसा मौसम भी हमारा उसी चीज़ का चल रहा है ना। चलो, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो, एवरेज एटॉमिक मास किन के लिए ज़रूरत पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास पड़ता है उन एलिमेंट्स के लिए विच हैव या फिर दोज एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे कभी आप देखोगे क्लोरीन का जो मास लिखते हो दैट इज़ 35.5, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने बचपन से सीखा है ना, जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का सम होता है। तो बताइए 0.5 कैसे आ सकता है? न्यूट्रॉन भी आधा नहीं हो सकता, प्रोटॉन भी आधा नहीं हो सकता। इट मीन्स ये जो नंबर लिखा हुआ है ये किसी और तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। यस, इसको कैलकुलेट किया गया है इसी कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन का दो आइसोटोप कौन कौन सा है? एक है 35 वाला, एक है क्लोरीन का 37 वाला। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया है, ठीक है। और हमने मान लिया है कि उसका 35.5 आता है। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास? देखो, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। मान लो कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, उसके दो आइसोटोप्स हैं। पहला आइसोटोप है A1, दूसरा आइसोटोप है A2। ये मैंने क्या लिख दिया, किनका नाम लिखा हुआ है मैंने? आइसोटोप्स का, ठीक है। इनका जो एटॉमिक मास है, ऑब्वियस है आइसोटोप से तो उनका अपना अलग अलग मास होगा। इसका एटॉमिक मास है x, इसका एटॉमिक मास है y। ये मैंने क्या लिख दिया? एटॉमिक मास, ठीक है। इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो A% है, मतलब नेचर में ये 70% एग्जिस्ट करते हैं। तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 100 - 70 दैट इज़ 30%। तो ये B% है, जो कि B% होगा क्या, हमें अंदर अंदर बात पता है कि 100 माइनस कितना हो जाएगा? A%, दैट इज वही ना होगा। अगर मान लो A को आप 70% बोलोगे तो B ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 30%, कि दो ही इसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो वही बात है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये जो A एंड B है उसका क्या है? दैट इज़ रिलेटिव अबंडेंस, मतलब नेचर में वो कितने % एग्जिस्ट करता है। तो जब हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है ना, तो हमें वही दो डेटा चाहिए। कौन कौन सा? एक मुझे रिलेटिव अबंडेंस चाहिए और दूसरा चाहिए एटॉमिक मास। किन का? उनके आइसोटोप्स का, ठीक है। मतलब आइसोटोप का अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस पता है और या फिर एटॉमिक मास पता है तो अब एवरेज एटॉमिक मास बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, इसका ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका जो एटॉमिक मास है उसका रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई, इसका जो एटॉमिक मास है इसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई, यानी x इंटू ए प्लस, ठीक है, y इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब 100 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज को हटाने के में 100 से डिवाइड करना होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास। शायद आप ये चीज़ समझ पाए होगे कि हम किस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एक रैंडम डेटा लेके कर देता हूँ। कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है G, उसके दो आइसोटोप्स हैं G1 और G2, ठीक है। एक नेचर में एग्जिस्ट करता है 40%, एक नेचर में एग्जिस्ट करता है 60%, बचा हुआ 60% ही होगा ना, 60%। इसका जो मास है दैट इज़ 10, ठीक है। इसका जो मास, अब AMU बोल लो, ग्राम बोल लो, जो भी आप करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर उसी में निकलेगा। AMU में आप करोगे तो AMU में आंसर आएगा लास्ट में, ग्राम में करो तो ग्राम में आंसर आएगा। और इसका जो है दैट इज़ 20, ठीक है। चलो मैं ग्राम ही बोल लेता हूँ, 10 ग्राम और 20 ग्राम। तो अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ G इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका परसेंटेज, यानी 10 इंटू 40, ठीक है, प्लस 60 इंटू 20, क्लियर, डिवाइडेड बाई 100। कितना आया? 400 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाई 100, क्लियर। तो 400 कितना हो गया? 1600 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट G इज़ 16 ग्राम्स। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। सो क्लास, आई होप आपको आज का जो टॉपिक मैंने जो आपको मास का कॉन्सेप्ट सिखाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट है, सर कोई चीज़ आपने एक्सप्लेन किया मुझे समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं आपको गारंटीड
आपको टाइम दूंगा, आपके कमेंट को अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि बेटा इसको इस तरीके से कर लो। इफ़ इन केस अगर नहीं आप कर पाते हो तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस डाउट को पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में ही उसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उस लेक्चर के एंड पे, मतलब आपको उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा अगर कमेंट में पॉसिबल नहीं हुआ तो, ठीक है। बाकी अगर ऐसा और कोई इशू है, नोट्स के रिगार्डिंग है, सर क्लासेस के रिगार्डिंग है, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, ऐसे वैसे करके जो भी आपके क्वेरीज़ हैं आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर जो हमारा नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, आप उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो। आप कॉल करोगे तो मे बी कई बार रिस्पॉन्सेज नहीं मिलने वाला है, तो आप बेटर है कि आप व्हाट्सअप करो, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो क्लास, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो आपको मैंने मास का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, एक छोटा टॉपिक होगा दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो टॉपिक कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो कि इसी मास रिलेटेड होगा। एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम मॉलिकुलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, एक्चुअल मास, इन सब पे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और जो टॉपिक होगा ख़त्म हो जाएगा। सो क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।